लड़का जो कुछ देख रहा था उससे उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये नखलिस्तान वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने कभी भूगोल की अपनी एक पुस्तक में देख रखा था। खजूर के थोड़े से वृक्षों से घिरे इलाके की बजाय ये स्पेन के कई कस्बों से भी बड़ा था। वहां 300 कुएं थे, खजूर के 50,000 दरख्त थे और उनके बीच फैले असंख्य रंग बिरंगे तंबू थे। ये तो सहस्त्र रजनी चरित्र के किस्से जैसा लग रहा है, अंग्रेज ने कहा, जो एल्केमिस्ट से मिलने के लिए उतावला हो रहा था। वे उन बच्चों से घिरे हुए थे जो नवागंतुकों और जानवरों को देखने के कौतूहल से भरे हुए थे। नखलिस्तान के लोग उनसे जानना चाहते थे कि क्या उन्होंने कोई जंग होते हुए देखी थी, और औरतों में उन कपड़ों तथा बेशकीमती रत्नों को देखने की होड़ लगी हुई थी जो कारवां के सौदागर लेकर आए थे। रेगिस्तान की खामोशी एक दूर का सपना बन चुकी थी। कारवां के मुसाफिर लगातार बतिया रहे थे, हंस रहे थे और चीख पुकार मचा रहे थे, जैसे वे किसी रूहानी दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ पहुंचे हों। वे आज़ादी और खुशी महसूस कर रहे थे। जब वे रेगिस्तान में थे तो हर तरह की सावधानी बरतते रहे थे, लेकिन उस ऊंट हाँकने वाले ने लड़के को समझाया कि नखलिस्तानों को तटस्थ इलाकों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर औरतें और बच्चे रहते हैं। पूरे रेगिस्तान में नखलिस्तान थे, लेकिन रेगिस्तान में कबीले आपस में लड़ते हैं और नखलिस्तानों को शरण स्थलों के रूप में छोड़ देते हैं। कारवां के सरदार ने कुछ मुश्किल से अपने आदमियों को एकत्र किया और उन्हें निर्देश दिए। उसने कहा कि समूह के सभी लोगों को कबीलों की तकरार खत्म होने तक नखलिस्तान में ही रहना होगा। चूंकि हम मेहमान हैं, इसलिए हमें वहाँ के लोगों के साथ उन्हीं की रिहाइशों में ही रहना होगा और वे हमें रहने की भरसक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएंगे। ये मेहमान नवाजी का उसूल है। फिर उसने अपने पहरेदारों समेत हर किसी को अपने अपने हथियार कबीलों के सरदारों द्वारा नियुक्त लोगों के हवाले कर देने को कहा। ये युद्ध के नियम हैं, उसने समझाया। इन नियमों के मुताबिक नखलिस्तान में फौजों या फौजी टुकड़ियों को पनाह नहीं दी जा सकती। लड़के ने आश्चर्य के भाव से देखा कि अंग्रेज ने अपने बैग से एक क्रोम प्लेटेड रिवॉल्वर निकालकर उस आदमी को सौंप दी जो हथियार जमा कर रहा था। ये रिवॉल्वर क्यों? उसने पूछा। इसने लोगों पर भरोसा करने में मेरी मदद की थी, अंग्रेज ने जवाब दिया। इस बीच लड़के ने अपने खजाने के बारे में सोचा। वो अपने सपने के पूरा होने के जितने ही करीब पहुंचता जा रहा था, हालात उतने ही मुश्किल होते जा रहे थे। ऐसा लगता था कि जिसे उस बूढ़े राजा ने शुरुआत करने वाले की किस्मत का नाम दिया था, वो अब काम नहीं कर रही थी। अपने सपने का पीछा करने की प्रक्रिया में उसे लगातार अपनी जिद और साहस की परीक्षा देनी पड़ रही थी। इसलिए वो ना तो हड़बड़ी से काम ले सकता था और ना उतावलेपन से। अगर वो जल्दबाजी कर आगे बढ़ता तो ईश्वर द्वारा रास्ते में छोड़े गए संकेतों और शगुनों को देखने से चूक जाता। ईश्वर ने उनको मेरे रास्ते में रख दिया था, इस ख्याल से वो चकित हो उठा। अब तक भविष्य सूचक संकेतों को वो सांसारिक चीजों की तरह देखता आया था, खाने और सोने जैसी चीजों की तरह, या प्रेम की तलाश करने या कोई रोजगार हासिल करने जैसी चीज की तरह। उसने उनको कभी उस भाषा की तरह देखा ही नहीं था जिनका इस्तेमाल ईश्वर ये संकेत देने के लिए करता था कि उसे क्या करना चाहिए।
उतावलापन मत दिखाओ, उसने एक बार फिर खुद से कहा, उसी तरह जैसे उस ऊंट हाँकने वाले ने कहा था, जब खाना खाने का वक्त हो तब खाना खाओ, और जब आगे बढ़ने का वक्त हो तब आगे बढ़ो। उस पहले दिन अंग्रेज समेत हर कोई थकान की वजह से सो गया। लड़के को अपने दोस्त से दूर एक तंबू में उसी की उम्र के 5 दूसरे नौजवानों के साथ जगह दी गई थी। वे सब रेगिस्तान के रहने वाले थे और विशाल नगरों से संबंधित उनके किस्सों को सुनने के लिए बेताब थे। लड़के ने उन्हें गडरिये के रूप में बिताई गई अपनी जिंदगी के बारे में बताया और अभी वो क्रिस्टल की दुकान के अपने तजुर्बों के बारे में बताने ही वाला था कि तंबू में वो अंग्रेज आ गया। मैं पूरी सुबह तुम्हें खोजता रहा हूं, उसने लड़के को बाहर लाते हुए कहा। मुझे एल्केमिस्ट के ठिकाने का पता लगाने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। पहले उन्होंने खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि एल्केमिस्ट संभवतः नखलिस्तान के दूसरे लोगों से अलग ढंग से रहता होगा और इस बात की पूरी संभावना थी कि उसके तंबू में लगातार चूल्हा जलता रहता हो। उन्होंने हर कहीं तलाश की और पाया कि वो नखलिस्तान उससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ा था जितने की उन्होंने कल्पना की थी। उसमें सैकड़ों तंबू थे। हमने लगभग पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अंग्रेज ने लड़के के साथ एक कुएं के करीब बैठते हुए कहा, शायद ये बेहतर होगा कि हम किसी से पूछें, लड़के ने सुझाव दिया। अंग्रेज नहीं चाहता था कि वो किसी को बताता कि वो नखलिस्तान में क्यों आया था और इसलिए लड़के के सुझाव से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा था। लेकिन अंततः वो उससे सहमत हुआ और चूंकि लड़का उससे बेहतर ढंग से अरबी बोलना जानता था, इसलिए उसने लड़के से ही ये पूछताछ करने को कहा। लड़का एक औरत के पास पहुंचा जो बकरे के चमड़े से बनी छागल में कुएं से पानी भरने आई थी। सलाम वालेकुम मोहतरमा, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस नखलिस्तान में एल्केमिस्ट कहाँ रहता है। औरत ने कहा, मैंने ऐसे किसी आदमी के बारे में कभी नहीं सुना, और इतना कहकर वो तेजी से चली गई। लेकिन भागने के पहले उसने लड़के को सलाह दी कि वो काला बुर्का पहने औरतों से बात करने की कोशिश न करे क्योंकि वे शादीशुदा औरतें होती हैं। उसको रवायत का लिहाज करना चाहिए। अंग्रेज को निराशा हुई। उसे लगा उसने इतना लंबा सफर बेकार ही किया। लड़का भी उदास था। उसका दोस्त अपनी नियति की तलाश कर रहा था और जब कोई इस तरह की तलाश में होता है तो सारी कायनात उसकी कामयाबी के लिए उसकी मदद करती है। बूढ़े राजा ने यही तो कहा था। उसकी बात गलत तो नहीं हो सकती। मैंने इसके पहले कभी एल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना था, लड़के ने कहा। हो सकता है यहां भी किसी ने ना सुना हो। अंग्रेज की आंखें चमक उठीं। अब समझ में आया, मुमकिन है यहां कोई जानता ही ना हो कि एल्केमिस्ट क्या होता है। ये पता लगाओ कि यहां ऐसा कौन है जो लोगों की बीमारी ठीक करता है। काला बुर्का पहने कई औरतें पानी भरने कुएं पर आईं, लेकिन अंग्रेज के जोर दिए जाने के बावजूद लड़के ने उनमें से किसी से बात नहीं की। फिर एक आदमी वहां आया। क्या आप यहां ऐसे किसी आदमी को जानते हैं जो लोगों का इलाज करता हो? लड़के ने पूछा। हमारा इलाज तो अल्लाह करता है, आदमी ने कहा। उसे देखकर साफ समझ में आता था कि वो अजनबियों से डरता था। क्या तुम्हें ओझाओं की तलाश है? उसने कुरान की कुछ आयतें बुदबुदाईं और चला गया। एक और आदमी आया। वो पिछले के मुकाबले कुछ बुजुर्ग था और एक छोटी सी बाल्टी लिए हुए था। लड़के ने अपना सवाल दोहराया। तुम्हें इस तरह के आदमी की तलाश क्यों है? उस अरबी ने पूछा। क्योंकि मेरा दोस्त उससे मुलाकात करने
कई महीनों लंबा सफर करके यहाँ आया है। लड़के ने कहा, अगर इस नखलिस्तान में ऐसा कोई आदमी है तो वो जरूर बहुत ताकतवर होगा। उस बुजुर्ग ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, अगर कबीलों के सरदार भी उससे मिलना चाहते हैं तो वे तक उससे नहीं मिल पाते। उससे तभी मुलाकात हो पाती है जब वो इसकी मंजूरी देता है। लड़ाई खत्म होने का इंतजार करो, उसके बाद कारवां के साथ रवाना हो जाओ। नखलिस्तान की जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश मत करो, उसने कहा और वो वहां से चला गया। लेकिन अंग्रेज बहुत खुश था, वे सही दिशा में जा रहे थे। आखिरकार एक जवान औरत वहां आई जिसने काला बुर्का नहीं पहन रखा था। उसने कंधे पर एक घड़ा उठा रखा था और उसके सिर पर पर्दा था, लेकिन उसका चेहरा खुला हुआ था। लड़का एल्केमिस्ट के बारे में पूछने के लिए उसके पास पहुंचा। उस क्षण उसे लगा जैसे समय थम गया हो और कायनात की रूह उसके भीतर उमड़ पड़ी हो। जब उसने उसकी काली आंखों में देखा और देखा कि उसके होंठ हंसी और खामोशी के बीच ठिठके हुए थे, तो उसे उस भाषा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझ में आ गया जो सारी दुनिया बोलती थी। वो भाषा जिसे पृथ्वी का हर आदमी अपने हृदय से समझ सकता था। ये प्रेम था, वो चीज जो मनुष्यता से भी पहले की थी, रेगिस्तान से भी ज्यादा प्राचीन थी। एक ऐसी चीज जो जब भी कभी दो जोड़ी आंखें मिलती हैं तो हमेशा एक जैसी ऊर्जा पैदा करती है। उसी तरह जैसा इस वक्त इस कुएं पर हो रहा था। वो मुस्कुराई और ये निश्चय ही एक भविष्य सूचक संकेत था, वो शगुन जिसका वो जीवन भर इंतजार करता रहा था, तब भी जबकि वो नहीं जानता था कि वो उसका इंतजार कर रहा है। वो शगुन जिसकी तलाश वो अपनी भेड़ों के साथ और अपनी पुस्तकों में करता रहा था, जिसकी तलाश वो क्रिस्टलों में और रेगिस्तान की खामोशी में करता रहा था। ये विशुद्ध विश्व भाषा थी, इसके लिए किसी व्याख्या की जरूरत नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे अनंत काल में यात्रा करते हुए इस ब्रह्मांड को किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। उस क्षण लड़के ने अनुभव किया कि वो अपने जीवन की अद्वितीय स्त्री के करीब था और उस लड़की ने भी बिना किन्हीं शब्दों के ठीक वैसी ही चीज को पहचान लिया। अपने इस अनुभव पर उसे जितना यकीन था उतना दुनिया की किसी चीज पर नहीं था। उसके माँ बाप और दादा दादी ने उससे कह रखा था कि किसी भी व्यक्ति के प्रति वचनबद्ध होने से पहले उसे उससे प्रेम करना और उसको अच्छी तरह समझना जरूरी है। लेकिन मुमकिन है कि इस तरह सोचने वाले लोगों ने सार्वभौमिक भाषा को कभी जाना ही ना हो, क्योंकि जब आप इस भाषा को समझ लेते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है कि कोई है जो इस दुनिया में आपका इंतजार कर रहा है, भले ही वो जगह रेगिस्तान के बीच या किसी विशाल नगर में क्यों ना हो। और जब ऐसे दो इंसान एक दूसरे से टकराते हैं और उनकी नजरें आपस में मिलती हैं तो गुजरा हुआ वक्त और आने वाला वक्त अपनी अहमियत खो देता है। होता है सिर्फ ये अद्वितीय क्षण और ये अविश्वसनीय यकीन कि सूरज के तले जो कुछ भी है वो एक ही हाथ का लिखा हुआ है। यही वो हाथ है जो प्रेम जगाता है और व्यक्ति के लिए उसकी एक जुड़वां आत्मा उत्पन्न करता है। ऐसे प्रेम के बिना व्यक्ति के सपने बेमानी होते हैं। मकतूब, लड़के ने सोचा। अंग्रेज ने लड़के को झकझोरा। कहाँ खोए हो, उससे पूछो। लड़का लड़की के और करीब गया और जब वो मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। तुम्हारा नाम क्या है, उसने पूछा। फातिमा, लड़की ने नजरें चुराते हुए कहा। मेरे देश की भी कुछ स्त्रियां इस नाम से पुकारी जाती हैं। ये पैगंबर की बेटी का नाम है, फातिमा ने कहा। हमलावर इस नाम को
हर कहीं ले गए। हमलावरों की बात उस खूबसूरत लड़की ने बहुत फक्र से कही थी। अंग्रेज ने उसको कोंचा और लड़के ने लड़की से उस आदमी के बारे में पूछा जो लोगों का इलाज करता था। ये वो इंसान है जो इस कायनात के सारे राज जानता है, उसने कहा। वो रेगिस्तान के जिन्नों से बातें करता है। जिन्नों को शुभ और अशुभ दोनों तरह की रूहों के रूप में जाना जाता था और लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए संकेत किया कि वो विचित्र इंसान वहां रहता है। इसके बाद उसने अपना घड़ा पानी से भरा और वहां से चली गई। अंग्रेज भी नदारद हो गया था। वो एल्केमिस्ट की तलाश में निकल गया था और लड़का देर तक उस कुएं के करीब बैठा टेरिफा के उस दिन को याद करता रहा जब लिवेंटर समीर उस लड़की की खुशबू लेकर आया था। और तब उसे एहसास हुआ कि वो उस लड़की को तब से प्यार करता आ रहा है जब उसे उसके वजूद के बारे में भी पता नहीं था। वो जानता था कि उस लड़की के प्रति उसका प्रेम उसे दुनिया के हर खजाने को खोजने में सक्षम बना देगा। अगले दिन उस लड़की से मिलने की उम्मीद में लड़का कुएं पर लौटा, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां अंग्रेज था जो रेगिस्तान की ओर ताक रहा था। मैंने दोपहर के बाद से लेकर पूरी शाम भर इंतजार किया, उसने कहा। वो आकाश में शाम के पहले सितारों के उदय होने के साथ ही प्रकट हुआ। मैंने उसे बताया कि मुझे किस चीज की तलाश है और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी रांगे को सोने में बदला है। मैंने उससे कहा कि मैं वही सीखने यहाँ आया हूँ। उसने मुझसे कहा कि मुझे वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए। बस उसने इतना ही कहा, जाओ और कोशिश करो। लड़के ने कुछ नहीं कहा। बेचारे अंग्रेज ने इतना लंबा सफर तय किया और हासिल ये रहा कि उससे फिर से वही करने को कहा गया जो वो पहले ही कई बार कर चुका था। तो कोशिश करिए, उसने अंग्रेज से कहा। मैं वही करने जा रहा हूं, मैं अभी शुरू करता हूं। अंग्रेज के जाते ही फातिमा आई और उसने गागर में पानी भरा। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं, लड़के ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी बन जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लड़की के हाथ से गागर छूट गई और उसका पानी छलक गया। मैं हर रोज यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने ये रेगिस्तान एक खजाने की तलाश में पार किया है जो पिरामिडों के आसपास कहीं है, और ये जंग मुझे एक शाप की तरह लग रही थी, लेकिन अब ये एक वरदान है क्योंकि इसकी वजह से मैं तुम तक पहुंचा हूं। जंग तो एक दिन खत्म हो जाने वाली है, लड़की ने कहा। लड़के ने अपने चारों ओर खड़े खजूर के वृक्षों की ओर देखा। उसने खुद को याद दिलाया कि वो एक गड़हरिया हुआ करता था और फिर से गड़हरिया बन सकता है। फातिमा उसके खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कबीलों के लोग हमेशा खजानों की तलाश में होते हैं, लड़की ने कुछ इस तरह कहा जैसे उसने अंदाजा लगा लिया हो कि वो क्या सोच रहा है। और रेगिस्तान की औरतें अपने कबीलों के लोगों पर फक्र करती हैं। उसने अपनी गागर फिर से भरी और चली गई। लड़का फातिमा से मिलने रोज कुएं पर जाने लगा। उसने लड़की को गडरिये के रूप में बिताए गए अपने जीवन के बारे में और राजा और क्रिस्टल की दुकान के बारे में बताया। उनमें दोस्ती हो गई और जो 15 मिनट वो उसके साथ बिताता था, उनके अलावा हर दिन उसे पहाड़ की तरह लगने लगा। जब उसको नखलिस्तान में रहते लगभग 1 महीना हो गया तो कारवां के सरदार ने उन सब लोगों की बैठक बुलाई जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे। हम नहीं जानते कि जंग कब खत्म होगी, इसलिए हम अपना सफर जारी नहीं रख सकते, उसने कहा। ये लड़ाइयाँ लंबे समय तक जारी रह सकती हैं, हो सकता है सालों जारी रहें। दोनों तरफ तगड़ी फौजें हैं और ये जंग दोनों फौजों के लिए महत्वपूर्ण है।
ये बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई नहीं है, ये उन ताकतों के बीच की जंग है जो सत्ता के संतुलन के लिए लड़ रही हैं। और जब इस तरह की जंग शुरू होती है तो ये दूसरी लड़ाइयों के मुकाबले लंबे समय तक खिंचती है, क्योंकि अल्लाह दोनों की तरफ होता है। लोग जहां रह रहे थे वहां वापस चले गए और लड़का उस दोपहर बाद फातिमा से मिलने गया। उसने उसे सुबह की बैठक के बारे में बताया। फातिमा ने कहा, हमारी मुलाकात के अगले ही दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो। फिर तुमने मुझे संसार की साझा जबान के बारे में और कायनात की रूह के बारे में तालीम दी। इस सब की वजह से मैं तुम्हारा हिस्सा बन गई हूं। लड़के ने उसकी आवाज को सुना और वो उसे उस आवाज से भी ज्यादा मधुर लगी जो खजूर के वृक्षों से गुजरती हवा से पैदा हो रही थी।